बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोवियत यूनियन, जिसको हम आज के दौर में रूस कहते हैं, उसके चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो डिज़ास्टर हुआ था उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके साथ जो है हिरोशिमा के ऊपर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसके मुकाबले में ये वाला हादसा जो है तकरीबन 400 गुना ज़्यादा डेंजर और ज़्यादा जो है ख़तरनाक था। आज उसी टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा आपस में कंपेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो है कितने एक टाइप के तरीक़ों से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर के अंदर किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और ये भी देखेंगे कि यह हादसा क्यों रूनुमा हुआ और इसके अंदर क्या कहाँ मिस्टेक थी। तो इस चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। 26 अप्रैल 1986 रात 1:23 पे सोवियत यूनियन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लिड लगी हुई है वो हिलने लग जाती है और पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है शॉक वेव जो है महसूस किए जाते हैं। रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले वर्कर्स अब चाहते हैं कि इसको कम्प्लीटली शट डाउन किया जाए। शट डाउन करने के लिए एक वर्कर जो है इमरजेंसी बटन प्रेस करता है। इमरजेंसी बटन प्रेस करने का मतलब ये है कि रिएक्टर के अंदर तमाम की तमाम कंट्रोल रॉड जो है अंदर घुसाई जाए, जिसके ज़रिए रिएक्शन को कंट्रोल में लाया जा सके। इमरजेंसी बटन दबाने के बाद कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस तो जाती हैं, लेकिन एकदम से जो है एक बड़ा सा धमाका होता है। रिएक्टर जो है वो आग की लपटों के अंदर घिर जाता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो आग की मदद से हवा में जाता है और इतनी मिकदार में हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज़ होती है कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम के 400 गुना बराबर होती है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त। ये 6 अगस्त 1945 की बात है। सुबह के 8:15 पे हिरोशिमा के सिटी के ऊपर जो है एक जहाज़ आता है और ऊपर से एक एटॉमिक बम गिरा देता है। जैसे ही वो ज़मीन को टच करता है तो विद इन अ फ्यू सेकेंड के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाता है। कुछ ही लम्हों के अंदर, मतलब उस वक्त के जो लोग होंगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर सिर्फ एक तेज़ रोशनी देखी। उसके बाद उनको इतना भी समझने के लिए टाइम नहीं मिल सका कि आखिर ये हुआ क्या है। और बम धमाके की वजह से इंस्टेंटली फायरबॉल बन जाता है। समझो कि सूरज ज़मीन पर आ गया हो। ज़मीन पर टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मर जाते हैं। 4000 डिग्री सेल्सियस की वजह से लोग इंस्टेंटली वेपोरेट हो जाते हैं। ये चीज़ इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई वहाँ के ज़मीन पर या वहाँ के पत्थरों के ऊपर जो है जमी की जमी रह गई, जो कि हम आज के दिन भी देख सकते हैं। तो कुछ ही लम्हों में पूरा शहर, तकरीबन 70% शहर जो है वो मिट चुका था। और फिर ब्लास्ट के 15 मिनट बाद जो है पूरा आसमान ब्लैक बादलों से छा गया था और जो लोग बच गए थे वो प्यास की वजह से तड़प रहे थे। तो उनको महसूस हुआ कि अब बारिश होने वाली है, तो सोचा कि चलो ये तो अच्छी खबर है, पीने के लिए पानी तो मिलेगा। लेकिन ये बारिश आम बारिश नहीं थी, ये रेडियो एक्टिव बारिश थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि टॉक्सिस जो है वो मॉइस्चराइज के साथ जो है मिलकर बादल की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर आसमान से टपकने लगा बारिश की सूरत में। और ये आसमान से जो भी एक एक बूंद टपक रही थी वो ब्लैक कलर की थी, मानो कि ग्रीस टपक रहा हो, और वो पूरी इंसान की खाल को जो है जला देता था। और ये बहुत ही जहरीली बारिश थी। आमतौर पर कभी भी किसी जगह पर कोई हादसा रूनुमा होता है तो डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब कुछ रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो चुका था। तो कौन सा डॉक्टर, कौन सी एम्बुलेंस, कौन सा हॉस्पिटल। तो ये सफ़ा हस्ती से 70% जो है ये हिरोशिमा का सिटी जो है वो डिज़ोल्व हो चुका था। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं
कि जो चेर्नोबिल पावर प्लांट के अंदर जो डिज़ास्टर हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो हिरोशिमा के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा ख़तरनाक था और उसका असर आज तक जो है लोग देख रहे हैं और आइंदा आने वाले 200 साल तक जो है उसको हम देख सकेंगे। क्योंकि हिरोशिमा के अंदर जिस हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम बरसाए गए थे, वो आज के दिन जो है वो रिहाइश के लिए काबिल कबूल है। वहाँ पर मुख्तलिफ वहाँ पर जो है लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन चेर्नोबिल के एरिया के अंदर जो ये ब्लास्ट हुआ था वो आज तक जो है लोगों से वीरान है और वहाँ पर उसको कंट्रोल कर दिया गया है। उस जगह पर रिहाइश ममनू है, वहाँ पर लोग रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ आज तक इतनी मिकदार के अंदर रेडिएशन मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ पर ज़िंदगी का नामो निशान भी नहीं है। और कहते हैं कि आइंदा 200 साल तक जो है ये रेडिएशन वहाँ पर महसूस होती रहेगी, जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक है, जो कि कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीज़ का सबब बनते हैं। तो इस डिज़ास्टर को दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर कहा जाता है आज के दिन तक। जो रेडिएशन हवा के ज़रिए फैलती है यूक्रेन से लेकर स्पेन तक और स्पेन से लेकर स्वीडन तक, बल्कि पूरे यूरोप पर इसका असर देखा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश होती है। जो रेडियो एक्टिव पहाड़ियों की घास पर गिरता है उसको गाय खाती है, जिसकी वजह से गाय के दूध में रेडिएशन की मिकदार ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये डिज़ास्टर क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या थी और इसका क्या असर मिला दुनिया को आज। तो दोस्तों, सोवियत यूनियन ने जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, जिसमें से एक चेर्नोबिल पावर प्लांट भी था और ये चेर्नोबिल सिटी से तकरीबन 16 किलोमीटर दूरी पर था। इसको अर्ली 1970s में बनाया गया था। चेर्नोबिल सिटी से ये तकरीबन 16 किलोमीटर दूर बनाया गया था। पहले 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, तीसरे का 1981 में, चौथे का 1983 में। बट ये पावर प्लांट मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक था। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। पावर प्लांट का काम होता है बिजली जनरेट करना, जो कि RBM के 1000 डिज़ाइन के थे। ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। हर रिएक्टर 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करता था और तमाम रिएक्टर मिलकर यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरी कर सकते थे। आप कुछ समझ सकते हैं कि ये कितने पावरफुल प्लांट थे। और ये डिज़ास्टर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ, जब रूटीन के मुताबिक जो है एक इसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा था। एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट करने लग रहे थे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किन किन तरीक़ों से जो है वो जनरेट की जाती है, ताकि हम इसको ईज़िली आसानी से और समझ सकें। अब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 पे आपको मिलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गैस के अंदर क्या काम होता है कि एक पहिया होता है जिसको घुमाया जाता है पानी के ज़ोर से और उसके ज़रिए से जो है काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और जो कि आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो ये पानी जिस तरह से हम आज के दौर में देखते हैं, डैम, बड़े बड़े डैम्स हैं, वो उसके ऊपर जो है ये कहलाया जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो है यहाँ पर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के अंदर आपने देखा होगा बड़े से बड़े जो है वो पंखड़ियाँ लगी होती हैं और हवा उन पंखड़ियों को घुमाती है, जिनके चलने से जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे नंबर पे है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो कोयले से बिजली बनाई जाती है इस गैस के अंदर, और कोयले को हीटअप किया जाता है और हीटअप करने के बाद पानी हीटअप होता है और फिर उससे स्टीम जनरेट होती है और स्टीम बनने के बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी को जो है वो बनाता है। इसके बाद जो है न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी सेम थर्मल पावर प्लांट ही तरह का होता है। उसमें होता क्या है कि कोयले के अंदर जो है वो पानी को हीटअप कर देता है, कोयला जलाने का वो हीटअप कर देता है, और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो पानी को हीटअप कर देता है, जिसके ज़रिए भाप बनती है और वो भाप जो आगे जाकर टरबाइन को चलाता है और टरबाइन के अंदर जो है वो एक रॉड कनेक्ट होती है तकरीबन वो एक जनरेटर के साथ, और वो जनरेटर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। एक डायग्राम से
कि ये आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर आपको शो हो रहा है जिसके अंदर ये टरबाइंस आपको शो कर रहा है। ये टरबाइंस की ये स्टीम इस तरह से जाती है, टरबाइंस को घुमाती है और ये पानी के जो है ये आप वाटर पंप देख रहे हैं जो पानी को जो है पुश करते हैं रिएक्टर के अंदर, जिससे जो है स्टीम भी बनती है और ये कूलेंट का भी काम करते हैं। तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या पावर कट हो जाता है, बिजली चली जाती है या पावर कट हो जाता है, तो इस सिलसिले में भी जो है बैकअप डीजल जनरेटर जो है वो इस पावर प्लांट के अंदर रखे गए थे, जो कि चालू करने में जो है 1 से 2 मिनट का टाइम लेते थे। अब ये 1 से 2 मिनट का भी लिए हमें कोई एक पावर सोर्स चाहिए जो इन वाटर पंप को बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 1 से 2 मिनट के लिए जो बिजली चाहिए होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आ सकती है। ये जो टरबाइन घूम रहे हैं मतलब जो इसमें कुछ तो स्ट्रीम होगी, जो शटडाउन होने के बाद जो है वो कुछ स्ट्रीम होगी जो कि 1 से 2 मिनट तक जो है बाकी रहेगी और वो काफ़ी रहेगी इन पंप को पावर देने के लिए। तो 26 अप्रैल को दोस्तों इसी चीज़ को लेकर टेस्टिंग होने लगी थी रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर। अगर बिजली चली जाती है तो क्या ये रिएक्टर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है 1 से 2 मिनट का जो है बैकअप पंप है उनको पावर प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये टेस्ट पहले भी जो है रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर किया गया था, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा था और 25 अप्रैल की रात को भी ये टेस्ट शुरू किया गया था, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर डिले हो गया, जो कि दूसरे दिन के ऊपर उन्होंने उसको शेड्यूल कर दिया। तो दोस्तों 25 अप्रैल को रात 11:10 पर इस टेस्ट की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्टर की साइंस को भी समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर एक्शन होने लग रहा है वो कैसे होता है। तो इसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये पहला डायग्राम, ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है ये एक डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर की, और ये फ्रंट और ये इसके इनसाइड के एरिया भी आपको शो कर रहा है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नूडल्स हैं, ये आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और इसके साथ जो है इसके इनसाइड भी शो किया हुआ है। इनसाइड के ऊपर साइड पे देखें इसकी कंट्रोल रॉड्स हैं, ये कंट्रोल रॉड्स इसके अंदर जाती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन इतना पावरफुल होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप इस तरह से एक डायग्राम के अंदर थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह का होता है, आउटसाइड और इनसाइड। अब हम बात करते हैं, अब हम इसको देखते हैं ओरिजिनल रियलिटी के अंदर ये रिएक्टर किस तरह का होता है। उसके लिए देखें ये देखें, ये इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ जो अंदर गहराई है इसके अंदर फिल होता है पानी, और पानी से फुल भरा होता है। और इसके अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स के थ्रू, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है ये पानी हीटअप हो जाता है, और ये पानी हीटअप होने के बाद जो है स्टीम में बदल जाता है, और स्टीम जो है वो जाती है टरबाइन की तरफ और टरबाइन को घुमाती है, और उस टरबाइन के अंदर रॉड कनेक्ट होती है जनरेटर के अंदर, और वो जनरेटर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो बड़े बड़े ग्रिड के अंदर जो है वो सेफ होती है, और वहाँ से फिर जो है हमारे पावर हाउस के तक जाती है, और फिर पावर हाउस से हमारे जो है सिटीज़ को जो है सप्लाई की जाती है। तो ये थोड़ा छोटा सा एक हमारे पास ये था आइडिया कि हमने देखा कि किस तरह से एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। ये देख रहे हैं इसके चारों तरफ जो है ये, और इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल रॉड जो है वो डाली जाती है, जिसके थ्रू जो है न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल से बाहर जब चला जाए तो उसको बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल में लेना। तो कंट्रोल रॉड्स के थ्रू जो है हम न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। स्क्रीन के ऊपर देखें, नंबर 1 फ्यूल रॉड्स, नंबर 2 कंट्रोल रॉड्स, नंबर 3 मॉड्यूलेटर। तो फ्यूल रॉड्स क्या होती हैं हम उसके बारे में देखते हैं। फ्यूल रॉड्स बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और इस केस के अंदर जो है यूरेनियम डाइऑक्साइड प्लस यूरेनियम 235 आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं। और दोस्तों ये तो हम लोग जानते ही हैं कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं।
अब कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स एक तरह का एक वेरिएशन होता है एलिमेंट्स में। इन एलिमेंट्स के अंदर किसी तरह की वेरिएशन जिसको हम बोल सकते हैं आइसोटोप। जैसे यूरेनियम के एक एलिमेंट है हो गया और उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यूरेनियम के अंदर जो है यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, ये आइसोटोप्स आपको दिखेंगे। लेकिन इनमें अलग अलग आइसोटोप्स, प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स के ऐसे रियल आइसोटोप्स होते हैं जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अंडर कर सकते हैं। तो यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है जो यूरेनियम का जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी जो है वो कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये यूरेनियम वाला आइसोटोप अपने आप में ही अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये टूटता रहता है और रेडिएशन रिलीज होती रहती है इससे। ये रखे रखे भी डिसइंटीग्रेट होता रहता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन इससे आकर टकराते हैं वो भी टूटकर बिखर जाते हैं। इन दोनों केसेस में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में एलिमेंट का एक एटम 2 में स्प्लिट होता है और साथ में 2 से 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनते हैं। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी रिलीज होती है जो थर्मल एनर्जी में बन जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो जाकर और एटम से जाकर टकराते हैं और देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन होने लगता है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोल रॉड्स हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कंट्रोल रॉड जो है वो जो चेरनोबिल पावर प्लांट के अंदर जो इस्तेमाल की जा रही थी उसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 14 फीट होती थी और उसका जो वेट था वो 350 किलोग्राम था। मतलब एक रॉड जो है वो 350 किलो की थी और तकरीबन 14 फीट जो है उसकी लंबाई थी। तो जबकि आज के दौर के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दुनिया भर में उसके अंदर जो एक रॉड का वेट है वो 500 किलोग्राम के बराबर है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस दौर के दौर में और आज के दौर के अंदर न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर होता है वो कितना पावरफुल है आज के दौर में भी। तो और दूसरी ये कि ये रिएक्टर के अंदर तकरीबन 211 के करीब जो है ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल भी होता है साथ में और ये जो है इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स भी होती हैं। और इस केस में जो है कंट्रोल रॉड्स बनी हुई होती हैं बोरॉन कार्बाइड की। बोरॉन एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बन रहे होते हैं उनको जो है ये ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह से जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है स्पीड कम हो जाती है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में जहाँ जहाँ फ्यूल रोड्स को इंसर्ट किया जाता है उसी साइड में जो है कंट्रोल रोड्स को भी इंसर्ट किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और जितना ज्यादा अंदर इनको घुसाएंगे उतना ही ज्यादा स्लो डाउन होता रहेगा। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है मॉडरेटर। और मॉडरेटर इस केस में ग्रेफाइट के ब्लॉक है एज अ मॉडरेटर। मतलब जो चेरनोबिल पावर प्लांट के अंदर जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो मॉडरेटर यूज होता है। ये एक्चुअली में रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम भी आता है। अच्छा, ये ग्रेफाइट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को मतलब स्लो डाउन कर देता है, जिससे चांस बढ़ जाता है कि ये न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम एटम से जाकर टकराएंगे और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। तो आज के दिन ज़्यादातर न्यूक्लियर प्लांट में पानी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर, लेकिन RBM के 1000 रिएक्टर के अंदर जो है ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जा रहा था एज अ मॉडरेटर। तो 26 अप्रैल की रात को जो है उस रात वर्कर्स को टेस्टिंग करने लग रहे थे और उन्हें काम दिया गया था कि इस वक्त जो है 1600 मेगावाट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको कम करके 700 मेगावाट पर लाना होगा, तभी ये टेस्ट जो है किया जा सकेगा। और जैसे ही वर्कर्स कंट्रोल रॉड्स को जो है इंसर्ट करते हैं तो पावर कम हो जाती है। जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पावर उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब ये पावर पहुंच जाती है 30 मेगावाट तक चली जाती है। अब वर्कर्स को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, पावर इतनी जल्दी नीचे डाउन कैसे हो गई। तो दोस्तों इसकी एक वजह थी। इसकी वजह ये थी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बनता है ज़ीनोन 135।
ये भी बोरॉन की तरह जो है न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है। प्रोडक्ट बन रहा था तो इस रिएक्शन में और ज़्यादा न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने लग रहा था, जिससे जो है रिएक्शन डाउन हो रहा था, कम हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस हो रही थी। एक्चुअली ज़ीनॉन 135 ये एलिमेंट खुद ही जो है वो जल जाता है या डीके कर जाता है कुछ घंटों के बाद, लेकिन इस केस में ये न्यूक्लियर कोर में एक्यूमुलेट होता गया क्योंकि पावर आउटपुट पहले से ही लो थी और इस चीज़ को ज़ीनॉन पॉइजन कहते हैं। इससे रिएक्टर और स्लो होता चला गया। तो ये सब देखकर उस वक्त के शिफ्ट इंचार्ज एंटोनी जो है वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि कंट्रोल रोड्स और बाहर निकालो भाई, इससे रिएक्शन थोड़ा सा स्पीड अप होगा। तो 26 अप्रैल की रात को 1:01 पर ये पावर बढ़कर जो है 200 मेगावाट तक हो गई। फिर भी टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको आउटपुट जो है 700 मेगावाट तक लाना ज़रूरी था इस टेस्ट को करने के लिए। एंटोनी ने जो है फिर से इंस्ट्रक्शन दी कि भाई थोड़ा और स्पीड अप करो और कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालो, और वर्कर्स ने जो है जल्दबाजी में तमाम तर जो है वो स्पीड में जो है कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर से बाहर निकाली। हुआ क्या, 211 रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 ही रहने दी उन्होंने, बाकी सारी बाहर निकाल ली। ये एक्चुअली में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का वायलेशन था क्योंकि एज पर रूल बुक के हिसाब से जो है किसी भी हालत में कंट्रोल रॉड्स 15 से कम नहीं होनी चाहिए रिएक्टर के अंदर। इस रीज़न से 1:19 पर पावर तेज़ी से बढ़ने लगा, और वो इसलिए कि इतनी तेज़ी से कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल ली गई कि रिएक्शन सडनली बहुत स्पीड अप हो गया। पावर आउटपुट तेज़ी से बढ़ गया और जो थोड़ा सा बहुत पानी भी जो था कोर के अंदर वो भी जो है स्टीम या मतलब भाप बन गया। वैसे आज के दौर में जो तमाम न्यूक्लियर पावर जो है इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं दुनिया भर में, वो पानी को एज आ कूलेंट और एज आ मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जबकि RBM के 1000 डिज़ाइन में मॉडरेटर एज आ ग्रेफाइट यूज़ हो रहे थे। ये वो पॉइंट था जहाँ पर स्ट्रीम पावर सर्च हो गया और जो लिड थी वो पूरे कंटेनमेंट की स्ट्रक्चर वो हिलने लग रही थी और बिल्डिंग में शॉक वेव जो है देखने को मिल रहे थे। वर्कर्स ने रियलाइज़ किया कि इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाने की ज़रूरत है। अब इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया 1:23 पे। ये बटन दबाने का मतलब ये था कि कंट्रोल रॉड्स वापस घुसाई जाएगी रिएक्टर के अंदर ताकि इसको स्लो डाउन किया जा सके। लेकिन इस रिएक्टर के अंदर एक डिज़ाइन फ्लो था, एक गलती थी कंट्रोल रॉड की डिज़ाइन के अंदर। कंट्रोल रॉड्स एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी होती है। नंबर 1 ये कि मेन हिस्सा बोरॉन का बना हुआ होता है जो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करके स्लो डाउन कर देता है रिएक्शन को। कंट्रोल रॉड्स की टिप थी वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी और ग्रेफाइट मॉडरेटर का काम करता है, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करता है कि जैसे ही वो बटन दबाया गया सारी की सारी कंट्रोल रॉड्स अंदर घुसाई गई। सबकी टिप पर ग्रेफाइट था, एकदम से धमाका हो गया। ग्रेफाइट ने ऑलरेडी तेज चलते हुए रिएक्शन को और भी स्ट्रीम तरीके से स्पीड अप कर दिया और फिर देखते ही देखते रिएक्टर की पावर जनरेटर 33,000 तक पहुंच गई। अब क्या था, अब तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो हवा में आग की मदद से जो है फैलने लगा पूरे शहर के अंदर। 2 लोग तो इंस्टेंटली मारे गए उस धमाके में। 100 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और 192 टन यूरेनियम फ्यूल था जो कि 5% जो है एटमॉस्फेयर में फैलने लगा। ये वो टाइम था 1:26 पे जो फायर अलार्म बजने लगा और फायर फाइटर्स जो है आने लगे आग बुझाने के लिए। शुरुआत में तो फायर फाइटर्स को आइडिया नहीं था कि यहाँ होने क्या लग रहा है। जब इस जगह पर वो पहुँचे तो उन्हें लगा कि नॉर्मल आग है और पानी से जो है आग बुझाने शुरू करते हैं, लेकिन ये जो आग लगी हुई थी ये ग्रेफाइट की आग थी। ये इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इस आग को बुझाने में तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा। हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया कि वो ऊपर से लेकर हज़ारों टन क्ले, सैंड, बोरॉन और लिड जैसे एलिमेंट्स को जो है टपकाएं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव या रेडिएशन के स्प्रेड को जो है कम कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त जो है एक हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया ऑन साइट और 4 लोग मारे भी गए थे उस वक्त।
और जो फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे थे, जब वो वापस गए अपने घरों पर तो उन्हें फटीग होने लगी, उल्टी आने लगी। ये सारे रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। और जब आपको एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम हाई डोज ऑफ रेडिएशन का, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुछ ही महीनों में मौत हो जाएगी। रेडिएशन के बारे में ऐसा है कि जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, उतना ही ज़्यादा जानलेवा होता है। और इनमें से 28 फायर फाइटर्स कुछ ही महीनों में मारे गए। वो लोग जिनको थोड़ा सा कम रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ वो 1-2 साल बाद मारे गए, और जिनको थोड़ा और कम एक्सपोजर हुआ था उनमें कैंसर जैसे डिजीज़ डेवलप हुए 10 साल बाद जाकर। अब तकरीबन 10 दिन बाद जाकर जो है वो आग बुझाई गई। लेकिन एक और बड़ा मसला था कि वहाँ पर उस जगह पर बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल था। और इस हीट की वजह से जो रिएक्टर का बेस था उसमें क्रैक आने लगे थे, और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक पानी की टंकी थी जो रेडियो एक्टिव वाटर से भरी हुई थी। अगर वो रिएक्टर की हीट पानी से टच हो जाती ना, तो वो समझ लें कि अचानक वो स्टीम में बदल जाता, और स्टीम बनने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं कि एक और बहुत ही बड़ा धमाका होता। तो इस चीज़ को रोकने का एक ही हल था कि कोई इस टंकी के अंदर डुबकी लगाए और वहाँ से वो वॉल्व लोकेट करे और उसको ड्रेन कर दे, सारा पानी निकाल दे। काम को करने के लिए भी जो है कोई हीरो ही चाहिए था। और इस कहानी में हमारे 3 हीरो निकलते हैं, एलेक्साई एननिको, वेलराई बेसपॉलोव, बोरिस बारानोव। सिंपल डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर ये जो है अंधेरे में और सिर्फ टैंक के अंदर एक टॉर्च की रोशनी के साथ जो है ये लोग डाइविंग करते हैं, और स्विमिंग करने के बाद वो बॉल लोकेट करते हैं और उनको खोलकर पानी को ड्रेन कर देते हैं। ये 3 लोग वाकई में इतने बड़े हीरो है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये तीसरा धमाका भी हो जाता तो ये इतनी ख़तरनाक होता कि मिलियंस लोग मारे जाते, और अगले 5 सालों के लिए ऑलमोस्ट पूरा यूरोप कंटेंट जो है अनइनहेबिटेबल बन जाता। मज़े की बात ये हुई कि कुदरती तौर पर ये तीनों जो है सरवाइव कर गए। हालांकि बोरिस की जो है मौत 2005 में हुई हार्ट अटैक की वजह से, और जबकि एलेक्साई और वेलराई जो है आज के दिन तक जो है ज़िंदा है। अब ये मसला ख़त्म हुआ तो सामने एक और मसला खड़ा था, वो ये था कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको किस तरह से क्लीन अप किया जाए। शुरुआत में इन लोगों ने जो है वो रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल किया कि इसको क्लीन अप करने के लिए, लेकिन होता क्या था कि ये जैसे ही रोबोट जो है वो रेडियो एक्टिव की जगह पर जाते हैं वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनके सर्किट काम करना बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो है फिर हज़ारों लोगों को भेजना पड़ा कि वो क्लीन अप करें। 1986 टू 1987 तक के दरमियान में तकरीबन 2 लाख लिक्विडेटर्स गए और इस जगह को, इस एरिया को क्लीन अप किया। और दोस्तों इस डिज़ास्टर को सोवियत यूनियन ने बहुत कोशिश की कवर करने के लिए, लेकिन ऐसा ये चीज़ इतनी आसानी से छुप नहीं सकती थी। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि जो है दुनिया को पता चले कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से और ज़्यादा दिन छुपे नहीं रह सकती थी, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट था वो ये स्वीडन तक पहुँच रहा था, और स्वीडिश मॉनिटरिंग स्टेशन ने डिटेक्ट किया कि जो रेडियो एक्टिव के जो लेवल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है हाई हो रहे हैं। अब इसका अंदाज़ा लगाया कि ये इसका सोर्स कहाँ से है, तो इसी की वजह से सोवियत यूनियन अथॉरिटीज़ ने मजबूर हुए और इस डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन पब्लिक की। और 28 अप्रैल सोवियत यूनियन ने एडमिट किया कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ है, मतलब डिज़ास्टर के 2 दिन बाद। और 2 मई 1986 तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ 30 किलोमीटर तक के जो है रेडियस में बना दिया गया। इस पूरे रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंटेन करने के लिए जो है एक और स्ट्रक्चर बनाया गया। ये नवंबर 1986 को कंक्रीट और मेटल का बनाया गया स्ट्रक्चर, जिससे मतलब यहाँ से रेडियो एक्टिव यहाँ से निकलने पर जो है मतलब कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था,
तकरीबन 28 साल बाद जो है ये इसमें क्रैक और रस्टिंग होने लगी थी। सो इसी रीज़न से साल 2010 के अंदर जो है इसमें नए सेफ कन्फाइनमेंट की कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई और इसे न्यू स्ट्रक्चर को इसी एग्जिस्टिंग सैक्रोफेगस के ऊपर जो है वो फिट कर दिया गया। $3 बिलियन लगे थे इसको बनाने में। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा जो है पैसा है ये। और तकरीबन 9 साल लगे थे इसको बनाने में और 2019 में ये कंप्लीट हुआ था। लेकिन इस बार ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो है बनाया गया था। तो कहा जाता है कि अगले 100 सालों तक जो है ये रिएक्टर को बंद करके रखेगा और जिसमें जो है रेडियो एक्टिव कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों इकोनॉमी की बात करें तो सोवियत यूनियन को इस पूरे डिज़ास्टर की कॉस्ट पड़ी तकरीबन पूरे $235 बिलियन की। इमेजिन करें आप कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है, जिसके अंदर जो है इमरजेंसी रिस्पांस देना, क्लीन अप करवाना, लोगों को रिलोकेटेड करना, सर्वाइवर्स का खर्चा भरना, इवैक्यूएशन करना, एनवायरनमेंट को डिकंटेमिनेट करना, इस सारी चीज़ों के लिए ये खर्चा हुआ। और पॉलिटिकली देखा जाए तो सोवियत यूनियन को जो है उसका ब्रेकडाउन भी इसी वजह से हुआ। इसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे इन न्यूक्लियर डिजास्टर्स को होने से रोका जा सके इन फ्यूचर में। इस वजह से 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेशंस की फाउंडेशन बनाई गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि दुनिया में भर में जितने भी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनका सेफ्टी चेक किया जाए और ये रिसर्च की जाए कि कैसे जो है उनकी सेफ्टी को बढ़ाई जाए। तो ये थी कहानी दोस्तों दुनिया की सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर डिज़ास्टर की। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक और वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा जो कि मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से मुतालिक है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको जो है बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।